हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान पर काउंसलिंग अर्थात परामर्श। परामर्श पर सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, परामर्श के मूल सिद्धांत क्या है? काउंसलिंग के मूल सिद्धांत क्या है? स्वायत्त, न्याय, निष्ठा, उपरोक्त सभी। तो जान के ही पता चल गया होगा, स्वायत्तता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, निष्ठा इसमें होनी चाहिए, अर्थात डी आंसर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आएगा। तो फर्स्ट का आंसर डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, परामर्श का मुख्य लक्ष्य क्या है? परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्याओं का निवारण करना, व्यक्तियों के स्वयं निर्णय लेने की सशक्त बनाना, व्यक्ति के जीवन में सभी तनावों को खत्म करना और केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना। इसमें से आपको बताना है कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। सही आंसर इसका बी आएगा, व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना इनका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता की नैतिक जिम्मेदारी से संबंधित है? नैतिक जिम्मेदारी क्या होगा? गोपनीयता और निष्ठा, ग्राहक को हमेशा सलाह देना, ग्राहक की समस्याओं पर निर्णय देना, ग्राहक के जीवन को नियंत्रित करना। सही आंसर इसमें तीसरा आएगा, गोपनीयता और निष्ठा। मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि परामर्शदाता एक पेशेवर होता है। जैसे एक चिकित्सक पास आप जाते हैं, चिकित्सक डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं तो समस्या को उस उद्देश्य से बताते हैं कि भाई वो प्रचार नहीं करेगा, इस उद्देश्य से बताते हैं कि मैं अपनी जितने भी प्रॉब्लम होगा किसी को शेयर नहीं करेगा, ना वो करता है किसी को शेयर कि फला आदमी को क्या है वो क्या नहीं है। तो पहला जी होगा, जैसे परामर्शदाता, चिकित्सक भी एक परामर्शदाता होता है, वकील भी एक परामर्शदाता होता है। मैंने अपराध किया, मेरे को बचाना उसका काम है, तो उसको फैलाना थोड़ी काम होगा उसका। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट होगा गोपनीयता और निष्ठा। तो यहाँ पर याद रखना, परामर्शदाता जो होता है, गोपनीयता और निष्ठा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ए वाला आंसर इसमें आएगा। शिक्षक में होता है परामर्शदाता, काउंसलिंग होता है बच्चों के यहाँ पर स्कूल से संबंधित है तो बच्चों से संबंधित होगा। बच्चों कोई प्रॉब्लम होगा तो अकेले बैठ के मैं उससे वार्तालाप कर रहा हूँ, तो ये भी बच्चा मेरे को अपनी बातें तभी बताएगा जब मैं उसका शेयर किसी से न करूं। तो यहाँ पर गोपनीयता और निष्ठा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर क्वेश्चंस आता है, परामर्श का तात्पर्य क्या है? अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परामर्श का तात्पर्य क्या? परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह, किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई राय, उपयुक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपके सामने दो चीज घूमेगा, परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह है या किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई राय। ये दोनों आपको लग सकता है तो ए भी दोनों लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह वास्तव में परामर्श न होकर वो गाइडेंस है। दोनों में अंतर समझिए, वो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, न कि परामर्श। परामर्श एक विशेष करके पेशेवर सलाह है। ए वाला आंसर इसमें सटीक आएगा। दोनों में ध्यान रखेंगे, किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह आपके कैरियर के बारे में, आपके जीवन के बारे में, वो वास्तव में वो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, न कि परामर्श। परामर्शदाता द्वारा पेशेवर सलाह, विशेष करके परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह होती है। तो ए वाला इसमें सही आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, मार्गदर्शन और परामर्श में क्या अंतर है? अब यहीं पर आप समझ लेंगे, ये बहुत जरूरी है कि मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर। इसलिए इस क्वेश्चन को जानबूझ के मैं डाला कि भाई मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप बेकार हो जाएगा, ये सब चीज इधर उधर कर देंगे। तो मार्गदर्शन परामर्श में क्या अंतर है? 4 ऑप्शन है। परामर्श एक विशिष्ट क्षेत्र में मार्गदर्शन है, जबकि मार्गदर्शन एक समग्र प्रक्रिया है। परामर्श एक व्यक्ति के जीवन के समग्र चुनौतियों से संबंधित है, जबकि मार्गदर्शन विशिष्ट शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए होता है। परामर्श एक सलाह है, जबकि मार्गदर्शन एक सहायता है। परामर्श एक निवारक प्रक्रिया है, जबकि मार्गदर्शन एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। अब इसमें से आपको छांटना था कौन सा सही आएगा। तो सही आंसर ए आएगा, परामर्श एक विशिष्ट क्षेत्र में मार्गदर्शन है,
जबकि मार्गदर्शन एक समग्र प्रक्रिया है। और स्पष्ट रूप से बोल दूं तो मैं सबसे पहले मार्गदर्शन को बता दूं तो मार्गदर्शन या गाइडेंस एक समग्र और व्यापक प्रक्रिया है। एक समग्र और व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास और जीवन के विभिन्न चुनौतियों जैसे शारीरिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत में निर्णय लेने में सहायता करती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं को रोकने और जीवन में अधिक सक्षम बनाने में मदद करना है। अब मैं परामर्श की बात करूं तो परामर्श अगर बात किया जाए तो परामर्श या काउंसलिंग मार्गदर्शन का एक अधिक विशिष्ट स्पेसिफिक पहलू है। ये विशिष्ट या स्पेसिफिक पहलू है किसका? मार्गदर्शन का ही, माने इसी के अंडर आएगा ये। यह एक गहरा चिकित्सीय और गहन बातचीत आधारित हस्तक्षेप है जो किसी व्यक्ति की मौजूदा और अक्सर भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होता है। एक प्रकार के जो परामर्श है ये मार्गदर्शन के अंदर ही आएगा। मार्गदर्शन व्यापक है। परामर्श यहाँ पर दिया, परामर्श एक व्यक्ति जीवन का समग्र तो मार्गदर्शन ये है, परामर्श नहीं मार्गदर्शन, उल्टा लिख दिया। यहाँ पर अगर मार्गदर्शन होता तो सही होता। मार्गदर्शन एक व्यक्ति की समझ संबंधित, जबकि मार्गदर्शन विशिष्ट नहीं, परामर्श विशिष्ट है, उल्टा लिखा गया यहाँ पर, तो ये बी वाला सही हो जाता। परामर्श एक विशिष्ट क्षेत्र में मार्गदर्शन है, जबकि मार्गदर्शन एक समग्र है, मतलब मार्गदर्शन एक ब्रॉड क्षेत्र है और उसी के अंतर्गत परामर्श आता है जो विशेषकर व्यावसायिक होता है। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, निम्न में से कौन सा परामर्श के लिए आवश्यक सिद्धांत नहीं है? ये आपको बताना है। स्वायत्तता, न्याय, निष्ठा, वृत्तिक वृद्धि का तत्व। अब पैसे बढ़ाने वाला काम ये नहीं है, वृत्तिक वृद्धि का तत्व ये इसकी विशेषता नहीं है। पूछा तो सिद्धांत नहीं है तो डी वाला आंसर आएगा। परामर्श की प्रक्रिया में क्या शामिल है? समस्याओं को परिभाषित करना और समाधान खोजना, केवल समस्याओं को हल करना, ग्राहक से हमेशा सहमत होना, ग्राहक की सभी समस्याओं का समाधान करना। इसमें से आपको बताना है, मैं पहले बताया कि ब्रॉड नहीं है, ये समस्याओं को परिभाषित करना और समाधान खोजना इसका काम होगा। सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श नहीं बैठा है। ग्राहक को हमेशा सहमत होना जरूरी नहीं है, केवल समस्याओं का हल करना भी जरूरी नहीं। ये आएगा पहला, समस्याओं को परिभाषित करना और समाधान खोजना परामर्श की प्रक्रिया का में शामिल होता है। परामर्श आप वकील से भी ले सकते हो, चिकित्सक से भी ले सकते हो, काउंसलर शिक्षक से भी ले सकते हो, मनोचिकित्सक से भी ले सकते हो। अनिर्देशात्मक परामर्श को खालिस्तान भी कहा जाता है। ये आपको बताना है कि अनिर्देशात्मक परामर्श को खालिस्तान भी कहा जाता है। ग्राहक केंद्रित परामर्श, इलेक्ट्रिक परामर्श, एकीकृत परामर्श और सुझावात्मक परामर्श। सही आंसर ए आ जाएगा 8वां का। इसे ग्राहक केंद्रित परामर्श भी, अनिर्देशात्मक परामर्श को ग्राहक केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, खालिस्तान प्रकार के परामर्श में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी मुश्किलें अधिक गंभीर होती है। ये आपको बताना है। समुदाय आधारित परामर्श, विद्यालय आधारित परामर्श, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है सही आंसर समुदाय आधारित परामर्श कहलाता है। अर्थात ये स्कूल जो छोड़ दिए तो स्कूल पर होगा तो दूसरा परामर्श हो जाएगा। ये आएगा समुदाय आधारित परामर्श, जो स्कूल से संबंधित तो है नहीं क्योंकि स्कूल वो छोड़ चुके हैं। तो ए वाला आंसर आएगा 9वें का, समुदाय आधारित परामर्श। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, परामर्श का प्रकार जिसे कक्षा की स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है। खालिस्तान एक तकनीक है। अब आपको देखना है, अब सामुदायिक परामर्श तो आएगा नहीं क्योंकि ये कक्षा से संबंधित है, ये स्कूल में दिया जा रहा है। व्यक्तिगत परामर्श भी नहीं आएगा क्योंकि ये एक व्यक्ति को एक बच्चे को तो दे नहीं रहे हैं। तो ये समूह परामर्श का भाग होगा, माने 10वां का आंसर आपका सी आएगा। ये समूह परामर्श के अंतर्गत आएगा, कक्षा में स्थिति में प्रस्तुत किया जाए तो। परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है? पर्यावरण निर्माण, मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, परामर्शदाता की भागीदारी, व्यक्तिगत साक्षात्कार। वास्तव में परामर्श का जो एक विशेषता व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये विशेषता इसकी नहीं है। पर्यावरण निर्माण किया जाता है, जो ग्राहक है उसके लिए पर्यावरण निर्माणकर्ता को अपनी जो समस्याओं को आपके सामने रख सके। मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाएगा, मुक्त रूप से आप बोलिए उनके सामने, और परामर्शदाता की भागीदारी भी यहाँ पर होगी। लेकिन व्यक्तिगत साक्षात्कार इसका एक विशेषता हो सकता है लेकिन एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य है, ये आपको बताना है।
बच्चों को समझना, बच्चों में कमी के कारण का पता लगाना, समायोजन में बच्चे की सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो वैसे कॉमन क्वेश्चन से ये तो आप जान जाएंगे, उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियों में चुने गए सिद्धांतों, निष्कर्ष और तकनीकों के सम्मिलित करने और संयोजित करने वाले किसी भी परामर्श सिद्धांत या अभ्यास को कहा जाता है। तो वैसे भी कॉमन क्वेश्चन का ध्यान दोगे, देखो संकलन की बात कर रहा है, तकनीकों सम्मिलित करने, संकलन करने, मतलब सी वाला आ जाएगा संकलनात्मक परामर्श। अगर बार बार क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार देख लिया करो, उसी के अंदर आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये संकलनात्मक परामर्श के अंतर्गत ये आएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सीय प्रक्रिया को परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है, नाम है। ये आपको बताना है क्या नाम दिया गया है। सही आंसर निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं। अपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सीय प्रक्रिया को परामर्शदाता, जो परामर्श देता है, द्वारा प्रासंगिक मानी गई है। जो माने परामर्शदाता ही इसमें मेन है, परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है। मतलब परामर्शदाता निर्देशित कर रहा, ध्यान देंगे, ग्राहक नहीं, परामर्शदाता निर्देशित कर रहा है, तो यह निर्देशात्मक परामर्श हो जाएगा। तो निर्देशात्मक परामर्श वह दृष्टिकोण है जिसमें चिकित्सक अर्थात परामर्शदाता प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और रोगी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाने वाली विधि का उपयोग करता है। माने इसमें जो परामर्शदाता ही मेन होता है, जो सामने बैठा है उसका कोई रोल इसमें ज्यादा नहीं रहता, इसमें परामर्शदाता ही मेन होता, तो निर्देशात्मक परामर्श कहलाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण किस परामर्शदाता के कार्य से जुड़ा है। तो व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण जिसे हम ग्राहक केंद्रित भी कहते हैं, व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण जिसे ग्राहक केंद्रित भी कहते हैं, किस परामर्शदाता के कार्य से जुड़ा है, इसमें आपको बताना है। तो सही आंसर बी आएगा, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण जिसे ग्राहक केंद्रित चिकित्सा भी कहा जाता है, चिकित्सा का विकास किया था। और थोड़ा इनके बारे में बता दूं, यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तियों में व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रयास करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और चिकित्सक का काम एक सहायक गैर निर्णयात्मक वातावरण प्रदान करना है। माने ग्राहक को भी सुनना है, गैर निर्णयात्मक वातावरण, केवल अपना ही मत थोपो, निर्देशात्मक बस मत थोपो, उनकी भी सुनो, माने एक ऐसा माहौल तैयार करो। इसलिए इसको ग्राहक केंद्रित भी कहा जाता है, व्यक्ति केंद्रित को जो कार्ल रोजर्स द्वारा, अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। अब उसी संबंधित एक और क्वेश्चन, व्यक्ति केंद्रित या ग्राहक केंद्रित परामर्श या परिकल्पना करता है कि मानव खालिस्तान है, इसमें से आपको बताना है। तर्क संगत, आत्म केंद्रित, सामाजिक, सृजनात्मक, अग्रगामी। अब इसमें से आपको चयन करना है। तो ग्राहक केंद्रित ये जो होता है वो तर्क संगत होगा, सामाजिक होगा, सृजनात्मक होगा, अग्रगामी होगा। ये वाला नहीं आएगा, रोजर्स ने विशेषता इसकी नहीं बताई थी। तो 1 3 4 5 मतलब बी वाला आएगा, 1 3 4 5 इसमें सही आंसर होगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादित परामर्श काउंसलिंग विधि इनमें से कौन सा है। अब ये तो आप पैसे आंख मूंझ के बता दोगे कि गैर निर्देश परामर्श कहलाता है, तो बी वाला 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक परामर्श का तत्व नहीं है। साक्षात्कार, विश्वास, आर्थिक वृद्धि, संप्रेषण। तो भाई ये आर्थिक वृद्धि तो होगा नहीं, एक कॉमन क्वेश्चन है कि आर्थिक वृद्धि इसका परामर्श का मेन तत्व नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक सिद्धांत है। बाहरी दिखावे का निदान, व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ, सामुदायिक आवश्यकताओं अनुसार कार्यक्रमों का लचीलापन, सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। इसमें से आपको बताना है। तो यहां पर 19 का जो आंसर आपका आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का सिद्धांत है। व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ, ये इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ आपका होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, व्यक्ति केंद्रित परामर्श
व्यक्ति केंद्रित परामर्श की तकनीक में अनुरूपता से संबंधित है। व्यक्ति केंद्रित परामर्श की तकनीक में अनुरूपता से संबंधित है। इसमें आपको बताना है बिना शर्त सकारात्मक संबंध, चेहरे की अभिव्यक्ति और शब्दों के बीच मेल, ग्राहक के प्रति सहानुभूति और प्रतिवर्ती कार्य करना। तो व्यक्ति केंद्रित अगर बोलेगा, ग्राहक केंद्रित बोलेगा, तो ये आपको ये आएगा चेहरे की अभिव्यक्ति और शब्दों के बीच मेल। यहां पर आपको थोड़ा समझा देने की कोशिश करूंगा। व्यक्ति केंद्रित परामर्श की तकनीक में अनुरूपता एवं प्रामाणिकता का अर्थ है, इसमें मेन होता अनुरूपता और प्रामाणिकता। तो अनुरूपता और प्रामाणिकता का अर्थ है परामर्शदाता के वास्तविक होने की स्थिति। इसका मतलब है कि परामर्शदाता के आंतरिक अनुभव, भावनाएं और विचार और बाहरी अभिव्यक्तियां, शब्द, चेहरे के भाव, व्यवहार आपस में मेल खाती है। इसलिए व्यक्ति केंद्रित पर अगर आ जाएगा, व्यक्ति पर केंद्रित होगा, तो भाई चेहरे की अभिव्यक्ति, शब्द और बीच माने इसमें सहानुभूति, ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति केंद्रित परामर्श में अनुरूपता और प्रामाणिकता, अनुरूप होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए, तो ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेहरे की अभिव्यक्ति और शब्दों के बीच मेल, ये इंपॉर्टेंट होता, तब मैं उन पर परामर्श दे पाऊंगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, परामर्श में खाली स्थान शामिल होते हैं। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। केवल व्यक्ति के परामर्शदाता सलाह लेना चाहिए। केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना। जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर एक ए आएगा कि परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचार का आदान प्रदान होना चाहिए, तब तो परामर्श दे पाऊंगा। विद्यार्थियों के दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इसमें उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी से सफल बन जाते हैं। सही आंसर इसका सी आएगा, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता करने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे, आप उनके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो यहाँ पर सी वाला आंसर आएगा, आप पता करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनके माता पिता और परामर्श आप देंगे यहाँ पर कि बच्चा सुधर जाए, उसको निकालना आपको नहीं है। एक कॉमन क्वेश्चन और था, परामर्श की प्रक्रिया में न्यूनतम कितने लोग का होना अनिवार्य है? अकेला आदमी तो परामर्श दे नहीं सकता, तो कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, एक परामर्शदाता और एक ग्राहक। तो यहाँ पर बी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। परामर्श में प्रयुक्त होने वाली विधि है बी संवेदीकरण, मनोविश्लेषण, शिथिलीकरण, उपरोक्त सभी। तो सब के सब इसमें आ जाएंगे, ये सब विधि आता है। एक मनोचिकित्सक भी होता है, परामर्श देता, विसंवेदीकरण भी करता है, शिथिलीकरण भी उसका करता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यहाँ पर आ जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ये परामर्शदाता द्वारा पूछे गए प्रश्न या की गई जांच किस प्रकार सक्षम बनाता है? छात्रों को स्वयं सहायता की प्रक्रिया में अग्रसर होने में मदद करती है, छात्रों के जीवन के अन्य हिस्सों को पूछताछ करती है, समस्या का समाधान करती है, उपरोक्त सभी। तो विशेष करके आप देखेंगे उपरोक्त सभी जब आता है तो गौर करने वाली बात होती थी, ये सही आंसर आता है, क्योंकि जो सलाहकार होता है, परामर्शदाता होता है, सभी देगा। छात्रों को स्वयं का सहायता प्रक्रिया में अग्रसर होने में मदद करेगा, छात्रों के जीवन के अन्य हिस्सों को पूछताछ भी करेगा, समस्या का समाधान भी करेगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विद्यालयी परामर्शदाता क्या करता है? छात्रों को एकेडमिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है, छात्रों को सामाजिक व्यक्तिगत विकास में सहायता करता है, छात्रों को वृत्तिक विकास में मदद करता है, उपयुक्त सभी। तो ये भी टी ही आएगा, उपयुक्त सभी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जब परामर्शदाता विषयी को सुन रहा होता है, विषयी मतलब ग्राहक को सुन रहा होता है, वह कौन सा परामर्श उपागम का प्रयोग कर रहा है? निर्देशी, अनिर्देशी, समन्वित, तर्क संगत, भावनात्मक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अनिर्देशी। एक चीज बार बार बता रहा हूं, केवल अपना दे रहा है परामर्शदाता। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर केवल अपनी बातें दे रहा, कुछ देखा और अपनी बात दे रहा, ये दवाई खाना, ये करना प्लान, मेरी सुन ही नहीं रहा, तो निर्देशित। लेकिन अगर वो पूरा सुन रहा है, मेरी समस्याओं को जान रहा है और मेरे अनुसार बता रहा है, भाई मैं बोल रहा हूँ भैया डॉक्टर साहब मेरे को हार्ड डोज मत दो,
मेरे को तो वो होता है, खुजली होने लगती है, मेरे को एलर्जी हो जाती है, तो यार वो अनिर्देशित काम कर रहा है, मेरे अनुसार चल रहा है। तो परामर्शदाता जो विषयी को सुन रहा, माने ग्राहक को सुन रहा है, तो वह कौन सा परामर्श उपागम कर रहा है? तो अनिर्देशी, निर्देशी नहीं, अनिर्देशी वाला काम कर रहा है। तो 28 का बी वाला आंसर आएगा। खालिस्तान अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी को संदर्भित करता है कि इस समस्या को हल करने सुधारने के लिए। दिशा निर्देश, गाइडेंस, काउंसलिंग, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से इसको पढ़िए तब आप समझ में आएगा। खालिस्तान अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी को संदर्भित करता है। अनुभवी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी को संदर्भित कौन करेगा? गाइडेंस, माने ए आंसर आएगा। काउंसलिंग नहीं होगा, इसमें याद रखने, काउंसलिंग यहां पर नहीं है। यह अनुभवी व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह जो होती है वास्तव में मार्गदर्शन है, वो गाइडेंस है। तो यहां पर ए आएगा, न कि काउंसलिंग। नहीं पूछा है लेकिन फिर भी आपको फर्क महसूस होना चाहिए, तब कहीं पूछ दे तो आपको बनना भी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। विवाह और परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्यों का सेवन संबंधित परामर्श, उपरोक्त सभी परामर्श के प्रकार है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी क्या है? परामर्श के प्रकार है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।